फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट कम दोस्त चेष्टा कपूर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का चैप्टर 12 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इससे पहले इसके 3 फॉर्म्स यानी इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वरना मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसका 4th पार्ट जो है ओलिगोपोली। सो लेट्स गो विद द डेफिनेशन। It is a form of market in which there are a few big firms and a large number of buyers of a commodity. Each firm has a significant share in the market. यानी कि ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट है जिसके अंदर कुछ ही फर्म्स हैं बेचने वाली, यानी कि कुछ ही फर्म्स, जस्ट सम काउंटेबल फर्म्स, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फर्म्स है। एंड बायर्स तो हमें पता ही है बहुत सारे होते हैं, सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। और हर फर्म के पास एक सिग्निफिकेंट शेयर है मार्केट का, यानी कि एक सिग्निफिकेंट शेयर है मार्केट का। पूरे मार्केट में जितना भी प्रॉफिट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा वो उस बिग फर्म के पास है। सो इन ओलिगोपोली देयर आर अ फ्यू बिग फर्म्स एज सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, और ईच फर्म हैज अ सिग्निफिकेंट शेयर इन द मार्केट। Features of oligopoly. First, small number of big firms. Under oligopoly, there is a small number of big firms. तो oligopoly एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे फर्म्स के नंबर तो कम है, यानी कि काउंटेबल अगर हम काउंट करें तो वो लिमिटेड है, बट फर्म्स जो है उनका साइज बहुत बड़ा बड़ा है। अ फर्म enjoys partial control over price through brand loyalty. अब मैंने ये ब्रांड लॉयल्टी एक बार पहले भी एक्सप्लेन किया था। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब है जब कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट के प्रति लॉयल हो जाते हैं कि चाहे आपका प्राइस अप जाए चाहे डाउन जाए, लेकिन आप मतलब कि जो कंज्यूमर्स हैं वो आपका ही प्रोडक्ट बाय करेंगे, जो बायर्स हैं वो आपका ही प्रोडक्ट लेंगे, आपकी ही ब्रांड का प्रोडक्ट लेंगे। सो दिस इज व्हाट ब्रांड लॉयल्टी। और जब आपके एक फर्म के प्रति, एक प्रोडक्ट के प्रति किसी ब्रांड लॉयल्टी ज़्यादा क्रिएट हो जाती है तो उस फर्म के पास पार्शियल कंट्रोल आ जाता है प्राइस का, क्योंकि अब वो मतलब कुछ कुछ हद तक प्राइस को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ, अगर हम प्राइसेस थोड़े से इंक्रीज कर देंगे तो भी ब्रांड लॉयल्टी है हमारी, जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे बायर्स हैं, वो हमसे ही प्रोडक्ट लेंगे। हाउएवर फुल कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल एज देयर आर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। लेकिन इसमें प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल होना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी हैं मार्केट में। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक पर्सन लॉयल हो जाए उसी ब्रांड के प्रति। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि प्राइसेस इंक्रीज होने पर वो शिफ्ट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट में। अब किसी ने अगर सुजुकी की कार लेनी थी, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, या हुंडई की लेनी थी, लेकिन उसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए जो उनको मॉडल चाहिए था, तो हो सकता है वो सुजुकी की कार ले ले। हमें तो बस मतलब कुछ लोग हैं ना जिनको सिर्फ कार लेनी है कि हाँ, जिसका प्राइस कम है हम वो कार लेंगे। सो कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। सो फुल कंट्रोल एक प्रोडक्ट पे होना एक फर्म के लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इसका फीचर क्या है? हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ओलिगोपोली में क्या होता है कि जो प्राइसेस हैं प्रोडक्ट के वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, यानी राइवल फर्म्स के प्रोडक्ट पे। सो देयर इज वेरी हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग द कॉम्पीटिंग फर्म्स विद रिगार्ड्स टू देयर प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी। सो जो भी उनके प्राइसेस होते हैं या आउटपुट पॉलिसीज होती हैं उनके बीच में दो फर्म्स हैं अगर, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस है। और ऐसा क्यों है? प्राइस एंड आउटपुट बिहेवियर ऑफ वन फर्म ऑफन लीड्स टू रिएक्शन बाय अदर फर्म्स इन द मार्केट। अब हम ए और बी को एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए ए एक फर्म है और एक बी फर्म है, दोनों ही बहुत बड़े बड़े फर्म्स हैं, दोनों ही ओलिगोपोली मार्केट के अंदर हैं। अब अगर ए अपना प्राइस इंक्रीज करता है तो वो इंक्रीज करने से पहले ये सोचेगा कि अगर मैंने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया और बी ने नहीं किया, सो डिमांड कर्व क्या कहता है कि प्राइसेस इंक्रीज जाएंगे तो उसकी डिमांड कम, ए की डिमांड कम होगी तो बी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसका तो लॉस हो जाएगा। और ए अगर अपना प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो वो ये सोचेगा कि अगर मैंने प्राइस डिक्रीज कर दिया और बी ने मेरे से ज़्यादा कम कर दिया तो मेरे को वैसे डिक्रीज करने पे थोड़ा सा लॉस हो रहा था, और जो मेरी डिमांड घट गई क्योंकि उसने मेरे से ज़्यादा प्राइस कम कर दिया,
उससे और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। सो ये कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं माइंड में। सो अ प्रोड्यूसर और फर्म may not increase price of the product, fearing that the rival firms might not increase it and the buyers would shift to the rivals or vice versa. Vice versa यानी just opposite हो सकता, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ये वही बता रहा है कि हो सकता है एक प्रोड्यूसर या एक फर्म अपना प्राइस इंक्रीज ना करे ये सोच के या इस डर के साथ कि जो राइवल फर्म्स हैं वो अपना प्राइस अगर इंक्रीज नहीं करेंगी तो हमारी डिमांड घट जाएगी, और ऐसा ही दूसरे फर्म्स भी सोचेंगे और डिक्रीज करने के टाइम पे भी हमारे माइंड में ये बात आती है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, डिफिकल्ट टू ट्रेस फर्म्स डिमांड कर्व। It is not possible to determine firms' demand curve under oligopoly because of high degree of interdependence among the competitive firms. यहाँ पे competitive आएगा। So इसमें ओलिगोपॉली का जो हम डिमांड कर्व बनाते हैं दैट्स नॉट पॉसिबल, उसको ट्रेस करना यानी कि एक डिमांड कर्व बताना ओलिगोपॉली मार्केट के लिए इट्स नॉट पॉसिबल। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो फर्म्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स, जो राइवल फर्म्स होते हैं यानी कि जो ए और बी हैं, इन दोनों के बीच में देयर इज हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। प्राइसेस को लेके ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि ये प्राइस कब डिक्रीज करेगा और कब, अगर ये ए ने डिक्रीज किया और बी ने उससे ज़्यादा डिक्रीज कर दिया। सो डिमांड तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू रूल ए ने भी प्राइस कम किया, सो उसकी भी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, पर बी ने उससे ज़्यादा कम कर दिया तो डिमांड बी की बढ़ गई, ए की डिमांड और भी कम हो गई। सो इसीलिए यहाँ पे डिमांड कर्व बढ़ाना दैट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, formation of cartels with a view to avoiding competition. Oligopoly firms often form cartels. Cartels होता है, cartels का मतलब होता है ग्रुप्स बना लेना, यानी कि ग्रुप्स बना लिए दो कॉम्पिटिटिव फर्म्स से। अब ए और बी को पता है कि हम अकेले हम दो ही फर्म्स हैं मार्केट में, लेकिन हम दोनों के बीच में जो कन्फ्यूजन रहती है प्राइस को लेके, हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, तो क्यों ना हम एक ग्रुप बना लें, ए बी, नाम दे देते हैं इसको सी। अब हमारा ही राज चलेगा और कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, हम दो फर्म्स हैं, हम ही एक बन गए, हम राज करेंगे। सो दैट व्हाट कार्टेल मीन्स। कार्टेल का मतलब होता है फर्म्स जो है वो इकट्ठे आ गए, जितने भी राइवल फर्म्स है इकट्ठे आ गए कंपटीशन खत्म करने के लिए, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए और ज़्यादा प्रॉफिट को कमाने के लिए। सो अंडर इट आउटपुट एंड प्राइस आर फिक्स्ड बाय डिफरेंट फर्म्स एज अ ग्रुप। सो जो इसमें ग्रुप क्रिएट होता है वो एक फिक्स्ड प्राइस को रख लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कोलासिव ओलिगोपॉली। इसे हम कहते हैं कोलासिव ओलिगोपॉली, जहाँ बहुत सारे राइवल फर्म्स या कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप का एक हेड होता है जो प्राइस फिक्स करता है, और इट इज़ लाइक अ मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट। अब एक ही ग्रुप है जो राज कर रहा है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो भी सब्स्टिट्यूट थे वो तो सारे एक ही ग्रुप में आ गए, तो अब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बचा। सो यहाँ पे मोनोपोली भी क्रिएट हो जाती है। कार्टेल टेक्स फुल कंट्रोल ऑफ द मार्केट एंड मेक्स मोनोपोली प्रॉफिट। सो अब एक कार्टेल है, यानी कि जो एक ग्रुप बन चुका है उसका पूरे मार्केट पे कंट्रोल आ गया है, और सारे जो मतलब प्रॉफिट्स है वो उसके पास ही जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एंट्री बैरियर्स। देयर आर बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स विच आर क्रिएटेड लार्जली थ्रू पेटेंट राइट्स। अब इसमें एंट्री बैरियर्स होते हैं किसी भी फर्म के लिए, यानी कोई भी फर्म अगर इसके अंदर ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर एंटर करना चाहे, सो देयर आर बैरियर्स। और वो बैरियर्स क्या हैं जो उस नए फर्म को रोकते हैं? मोस्टली दीज आर पेटेंट राइट्स। And next and last point is known price competition. So under oligopoly, firms focus on known price competition. वैसे तो यहाँ पे मतलब क्योंकि confusion होती है प्राइस को लेके कि डिक्रीज करें या इंक्रीज करें या ना करें, सो मोस्टली इसके अंदर जो फर्म्स हैं दे प्रेफर अ नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, यानी कि प्राइस को छोड़ के दे फोकस ऑन प्रमोशंस ऑन देयर प्रोडक्ट, इनोवेशंस एंड ऑल, इन पे ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट जो उनकी ब्रांड लॉयल्टी है वो क्रिएट हो सके और उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। अब यहाँ पे दो टाइप्स आते हैं ओलिगोपॉली मार्केट के, वो क्या है? फर्स्ट इज कोलासिव एंड सेकेंड इज नॉन कोलासिव। कोलासिव मैं अभी बता चुकी हूँ, लेट्स एक्सप्लेन इट अगेन। सो अंडर इट, इसे हम कोऑपरेटिव ओलिगोपॉली भी कहते हैं। सो अंडर इट अ फर्म, few firms forms cartel
टू अवॉइड कंपटीशन। कुछ फर्म्स जो राइवल फर्म्स भी हम कह सकते हैं, वो एक ग्रुप बना लेते हैं, कार्टेल मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि उन्हें कंपटीशन फेस ना करना पड़े। अब दो फर्म्स थे, मान लीजिए कॉम्पिटिटिव थे एक दूसरे के, और दोनों एक ग्रुप बना लिया और कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। सो उन दोनों का ही राज है, उन दोनों ने एक ग्रुप बना लिया और कोई कंपटीशन भी नहीं रहा। प्राइस एंड आउटपुट ऑफ द मेंबर्स फर्म्स इज फिक्स्ड एज अ कलेक्टिव डिसीजन। और इसमें जो प्राइसेस हैं और आउटपुट्स हैं वो जो ग्रुप है उसके मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं, एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है। समटाइम्स अ लीडिंग फर्म इज एक्सेप्टेड बाय द कार्टेल एज अ प्राइस लीडर। हो सकता है उस टाइम पे, यानी कि ग्रुप में मान लीजिए 4-5 फर्म्स थे, उसमें से जो एक फर्म है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, यानी उसका स्केल बहुत बड़ा है, प्रोडक्शन बड़ा है, आउटपुट बड़ा है या टर्नओवर बड़ा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, सो उस फर्म को एज अ प्राइस लीडर कंसीडर कर लिया जाता है। और वही एक फर्म होता है जो फिर बाकी सभी फर्म्स के प्राइसेस को डिसाइड करता है। सो मेंबर्स ऑफ द कार्टेल एक्सेप्ट द प्राइस पॉलिसी सेट बाय द प्राइस लीडर। और बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं उस कार्टेल के, उस ग्रुप के, वो उसी प्राइस पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं जो उस प्राइस लीडर ने बनाई है। सो नेक्स्ट इज नॉन कोलासिव ओलिगोपॉली, यानी कि नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपॉली। अब ये इसका अपोजिट हो गया। Under it, there are few big firms in the market, and each firm pursues its own price and output policy independent of the rival firms. यानी कि इसके अंदर कोई कार्टेल्स नहीं बनते। जो कुछ बिग फर्म्स हैं मार्केट में, वो अपने अपने प्राइसेस पे अपने अपने आउटपुट्स बनाती है, प्रोडक्शन अपने अकॉर्डिंग करती है, उन्हें राइवल फर्म से कोई मतलब नहीं है। बिकॉज देर आर ओनली अ फ्यू बिग फर्म्स इन द मार्केट, देयर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। अब क्योंकि कुछ ही फर्म्स अवेलेबल है मार्केट में, बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स है लेकिन कुछ ही काउंटेबल फर्म्स अवेलेबल हैं, सो देयर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है ओलिगोपॉली मार्केट में इन नॉन कोलासिव टाइप। अब आगे इसके दो और डिविजन्स है, वो क्या है, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली। सो लेट्स स्टडी व्हाट आर दीज। फर्स्ट, परफेक्ट ओलिगोपॉली। इफ फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट्स इट इज कॉल्ड परफेक्ट ओलिगोपॉली। तो अगर ओलिगोपॉली मार्केट के अंदर जो फर्म्स हैं वो एक होमोजेनियस प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, सो दैट इज अ परफेक्ट ओलिगोपॉली। और इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली, if firms are producing differentiated products it is called imperfect oligopoly। so यहाँ पे हमने प्रोडक्ट के बेसिस पे ओलिगोपॉली के दो टाइप्स क्रिएट कर दिए, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। अगर कोई फर्म या मतलब कुछ फर्म्स होमोजेनियस प्रोडक्ट्स बना रही है, सो दैट इज परफेक्ट ओलिगोपॉली मार्केट। और अगर कुछ फर्म्स या बहुत सारी फर्म्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, सो दैट इज एन इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली मार्केट। अब हम आगे पढ़ेंगे बेसिस ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन, जो कि चैप्टर के लास्ट में गिवन एक छोटा सा, इट्स लाइक कि आप पूरे चैप्टर को समराइज कर लो कि हमने किस किस बेसिस पे मार्केट को क्लासिफाई किया, किस किस बेसिस को यूज करके हमने वो 4 फॉर्म्स क्रिएट किए। फर्स्ट, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। अब बायर्स तो बहुत सारे हैं, खरीदने वाले तो सभी फॉर्म मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन सेलर्स, हर मार्केट में सेलर्स अलग अलग हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। मोनोपोली में there is only a single seller of a product and there are large number of buyers. in monopolistic competition वहाँ पे बहुत buyers हैं, बहुत सारे हैं। and in oligopoly there are a few big firms as sellers. नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ द कमोडिटी और प्रोडक्ट। अब किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, कहीं पे होमोजीनियस प्रोडक्ट बनता है, किसी मार्केट में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं और कहीं पे दोनों ही प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल। अब किसके पास कितना कंट्रोल है, मोनोपोली मार्केट के पास फुल कंट्रोल होता है, बाकी कुछ फर्म्स जैसे ओलिगोपोली मार्केट में फर्म्स के पास पार्शियल कंट्रोल होता है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द मार्केट। अब एक कितनी नॉलेज है पीपल्स को मार्केट के बारे में, लाइक परफेक्ट कंपटीशन में जो बायर्स होते हैं दे हैव कंप्लीट नॉलेज, दे हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। देन मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने मोबाइल है, वो कितनी स्पीड से अपना चेंज होते हैं। लाइक परफेक्ट कंपटीशन में द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल, यानी कि अगर लेबर को कहीं ज़्यादा सैलरी मिलेगी, थोड़ी सी भी ज़्यादा वेजेस या इनकम मिलेगी, सो दे विल स्पीडली या फटाफट वो वहाँ पे मूव कर जाएंगे। सो दैट्स मोबिलिटी। बाकी अदर फॉर्म्स में मोबिलिटी कम होती है, देयर इज इम्परफेक्ट मोबिलिटी, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, एक डिफरेंस रहता है इसका, और वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं चारों फॉर्म्स ऑफ मार्केट को एक कंप्लीटली समराइज फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगी। तो फ्रेंड्स, जब तक वो वीडियो अपलोड होगा तब तक आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।